और बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, चीजों को सीख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अभी आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं और उसमें अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने आपको उस एक्सरसाइज के पीवाईक्यू भी करके दिखाया कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अभी तक जो आपने पढ़ा है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है। वो कितने नंबर का है? 3 नंबर का है, जिसमें आपने प्राइम फैक्टर निकालना सीखा, जिसमें आपने एचसीएफ निकालना सीखा, जिसमें आपने तरह तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। मैं ऐसा आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप केवल नोट्स बना लिए होंगे उन क्वेश्चनों का और केवल उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हमेशा, तो उससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन मेरा आपको पर्सनल सजेशन होगा, क्योंकि अभी शुरुआत का टाइम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे बढ़ने वाले हैं और आज का जो एक्सरसाइज है वो 3 नंबर का एक्सरसाइज है। आपके एग्जाम में 3 नंबर इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th के बच्चों को, जो कि प्रॉपर सिलेबस वाइज, जैसे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, प्रॉपर सिलेबस वाइज, प्रॉपर सही तरीके से वैसे ही पढ़ाया जा रहा है। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन भी करके बता दूंगा कि किस तरीके से किया जाता है। लेकिन फिलहाल आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना भी आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ा जाए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ा जाए। दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आप मेरे थ्रू आप चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें जो पढ़ा है वो पढ़ा है रैशनल नंबर्स के बारे में। अभी तक हमने सारी चीजें रैशनल नंबर से की हैं, रैशनल नंबर के बारे में सीखा, रैशनल नंबर के बारे में बात किया, सारा का सारा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको कुछ चीजें और पढ़ाऊंगा जो कि आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आर्य सर्कल के एग्जाम्पल्स वगैरह में दिए हुए हैं, तो उन चीजों को भी आपको सॉल्व करके सिखा दिया जाएगा कैसे। लेकिन फिलहाल उन चीजों को जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन चीजों पर पहले फोकस कर रहे हैं, फिर जो भी चीजें बच जाएंगी वो सारे एग्जाम के लिए हम लोग हम लोग जब चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इरेशनल नंबर। आपने क्लास 9th में इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, जबकि मैंने यहाँ इरेशनल नंबर के बारे में आपको यहाँ सब कुछ लगा दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या चीज है। लेकिन मैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इन सारे चीजों को आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। इरेशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिनको सबसे शॉर्ट भाषा में अगर कहा जाए तो वैसा नंबर जिनको P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के फॉर्मेट में लिखने वाले नंबर को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर, जहां पे Q क्या होता है? जीरो नहीं होता है। और ये दोनों किस पे बिलोंग करते हैं? ये दोनों सर इंटीजर पे बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग्स करते हैं किस पे? इंटीजर पे। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो P/Q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। ये तो हो गया स्टेटमेंट कि द नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q नोन एज इरेशनल नंबर्स। तो समझेंगे कैसे, कोई भी नंबर लिखा हो देख के कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा, आपको दो चीज आपने 9th क्लास में पढ़ा था। एक पढ़ा था आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक पढ़ा था आपने नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या रिपीटिंग, REPEATI, रिपीटिंग डेसिमल। और इसी को हम लोग रिकरिंग भी कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल। अगर कोई पॉइंट के बाद इन तीनों चीजों को फॉलो कर रहा है, टर्मिनेट का मतलब पूरा का पूरा कैंसिल हो जाना, रिपीटिंग या रिकरिंग का मतलब है कि वो चीजें रिपीट करता है, अगर ऐसा कोई होता है तो हम लोग उसको कहते थे कि ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, यानी P/Q की कैटेगरी में आता है। और अगर डेसिमल के बाद इन सब चीजों पे फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अगर कोई नंबर रिपीट, जैसे यहां देखो, रिपीट नहीं कर रहा है, ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, कुछ हर बार कुछ, ना वो कैंसल आउट हो रहा है ना वो रिपीट कर रहा है, हर बार कुछ ना कुछ नंबर ऐड हो जा रहा है। जैसे देखो कि मान लो हम यहाँ पे 0.01 किए तो फिर 0.01 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अब क्या हो जा रहा है? 001, फिर क्या हो रहा है? 0001, फिर 00001। तो हम क्या कह सकते हैं कि ना ये रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है। तो जब भी इस तरीके के कोई नंबर मिले डेसिमल्स के बाद,
तो आप समझना कि वो इरेशनल नंबर है। ये बात देख के, अगर एक्सपेंशन लिखा हुआ है, आप कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ एक्सपेंशन लिखा हुआ है तो आप इसको देख के बकायदा चुपचाप से आप ये कह सकते हैं कि हाँ सर, ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है। और क्या समझा जा सकता है कि अगर कोई नंबर अंडर रूट में है, रूट के अंदर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए लेट से p है, कोई नंबर है, कोई मान लीजिए लेट से n है, कोई नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी नंबर है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब भी ये क्या है, क्या है बोलो, इरेशनल नंबर है। और साथ ही साथ अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्या नहीं है सर, कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो अगर परफेक्ट क्यूब भी नहीं है तो भी ये क्या है, इरेशनल नंबर है। यानी आपको याद रखना है कि अगर ना रिपीटिंग हो ना ही टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो वो भी इरेशनल नंबर है, परफेक्ट क्यूब में नहीं है तो वो भी इरेशनल नंबर है। एक बात और कि अगर कोई नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, जैसे 2, एक मान लो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11, 19 ऐसे प्राइम नंबर है, तो हमेशा एक बात रखिएगा कि अगर रूट के अंदर कोई वो चीज आ जाएंगे रूट के अंदर, तो ये सारे इरेशनल नंबर। अगर कोई प्राइम नंबर है, ये बात को समझना, अगर कोई प्राइम नंबर है और अगर रूट के अंदर है तो वो हमेशा इरेशनल होगा, इस बात को प्रूफ करना है, ये बात को पढ़ना भी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आपको मैं एक स्टेटमेंट बताता हूं, देखो, एक लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा हम लोग को पढ़ना था पहले, अब नहीं पढ़ना है। एक उसमें एक छोटा सा टॉपिक हुआ करता था, लीमा। लीमा का मतलब होता था, आप यहाँ पे लीमा का मतलब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो लीमा का क्या मतलब है। लीमा का मतलब होता था कि एक प्रूवन स्टेटमेंट जो कि पहले से प्रूफ है, उसके हेल्प से हम लोग कोई स्टेटमेंट को जैसे प्रूफ कर रहे हैं तो हम लोग उसको लीमा कहते थे। A lemma is a proven statement used for proving another statement. लीमा होता एक्चुअल में क्या है कि कोई स्टेटमेंट पहले से एक स्टेटमेंट प्रूफ है पहले से, और उस स्टेटमेंट को यूज करके कोई दूसरा स्टेटमेंट को अगर हम प्रूफ कर रहे हैं तो वो हमें लीमा, उसी को हम लोग लीमा कहते हैं, ठीक है। तो एक लीमा क्या है, आप याद रखिएगा इस चीज को, क्या है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, लेट पी इज अ प्राइम नंबर, मान ली कोई प्राइम नंबर, हम लिख भी दे रहे हैं, एक चीज जो भी लिखना है बस यहाँ आपको समझना है, इतना छोटा कैसे हो जाता है यार, कि लेट्स से p एक प्राइम नंबर है, तो p एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव। तो एक बात याद रखिएगा, यहां से एक चीज आता निकल के कि इफ यहां मैंने ऊपर लिख भी दिया है, इफ p डिवाइड्स if p divides a square, then p divides a, p divides a। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, इसका प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके वाले स्टेटमेंट पे ध्यान रखो। क्या है कि अगर कोई प्राइम नंबर है जो कि किसी नंबर के स्क्वायर को क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, लेट्स से कि मान लो कि 2 है जो जैसे मान लो कोई प्राइम नंबर है कि ये डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, मतलब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जो 7 है वो हमेशा a को भी डिवाइड करेगा। इस बात को याद रखिएगा बस, अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो उसके नंबर को भी डिवाइड करेंगे। अब इस स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग अब आगे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को लिख लो, जो भी करना है कर लो। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, इस चीज को आप लिख लो। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, इस चीज को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हम यहां लिख दे क्या, कहीं पे हमको बनाने में दिक्कत होगा, नहीं छोड़ दो, ठीक है। अब बस स्टेटमेंट को याद रखो। क्या, अब आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट, क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन ही आपका यही है कि प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहां लिख दे क्या, चलो लिख देते हैं, प्रूफ, एक सेकेंड, हाँ, प्रूफ दैट √2 is an
इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चन लिखा भी हुआ था पहले से ही। अब हम लोग बेटा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलो, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप केवल ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, आता ही आता है, आप समझ लो, रट लो, मतलब आपको मैंने पेपर लीक कर दिया, ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब सर क्या यही क्वेश्चन आता है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी है सर, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? देखिए, आप इसके हेल्प से अगर आपने अगर आप रूट टू सीख जाते हैं तो आपको 2-3 चीज याद रखना है। क्या? कि आप जैसे रूट 2 बनाएंगे वैसे ही रूट 3 बनाएंगे, वैसे ही रूट 5 बनाएंगे, वैसे ही रूट 7 बनाएंगे, वैसे ही रूट 11 बनाएंगे, वैसे ही रूट जितना भी पूछा जाएगा वैसे बनाएंगे। तो अगर आप एक क्वेश्चन को सही तरीके से सीख गए तो बाकी सारे क्वेश्चन को आप सही तरीके से बना सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस होगा कि एक क्वेश्चन को हम सही तरीके से बना ले, बाकी उसके बाद फिर हम लोग आराम से बनाते रहेंगे। ठीक है, तो चलो, एक क्वेश्चन हम लोग सही से बनाते हैं, बाकी आप कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, रूट 2 रूट ऐसा करके कुछ भी बना सकते हैं। तो सर देखो, जब भी कोई चीज प्रूफ करना हो मेरे पास 2 ही तरीका है। देखो, रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग, इरेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अभी तक हम लोगों को रैशनल नंबर के बारे में जानकारी है और इरेशनल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। तो हमको जिस नंबर के बारे में जितना जानकारी हम लोग उसी नंबर को लेकर मान के चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट का भी खेल होता है, थोड़ा स्टेटमेंट का भी यूज होता है। चलिए, बाकी बेसिक मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे देखो, हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले कहा कि सर हम लोग ऐसा करते हैं, लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। हमने ये मान लिया कि रूट 2 क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों माना ऐसा? क्योंकि रूट 2 के बारे में पता है हम लोग, सॉरी, रैशनल नंबर के बारे में हमको पता है, रैशनल नंबर के बारे में हम लोग हर चीज जानते हैं। तो हम लोग पहले मान लिए कि रूट 2 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अब यहां से क्या करेंगे कि जैसे ही हमने रूट 2 को रैशनल नंबर माना है तो हम लोग यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या? कि रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू। आप चाहे तो ए बाई भी लिख सकते हैं। यही होता है ना कि रैशनल नंबर का मतलब है कि पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख पाना। तो मैंने पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख दिया। अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या? कि पी एंड क्यू क्या है, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखेगा। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, हम यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। क्या? बिलोंग्स टू इंटीजर एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। को प्राइम कहने का मतलब क्या होता है? को प्राइम कहने का मतलब यह होता है कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है केवल 1 होगा। यानी अगर यहां पे कोई नंबर होता, कोई भी नंबर होता तो वो केवल 1 से कटे, उसी को को प्राइम कहते हैं। को प्राइम का मतलब मैंने पढ़ाया भी है कि वैसा 2 नंबर का पेयर जिनका एचसीएफ 1 हो। आप यहाँ पे को प्राइम ना लिख के ये भी लिख सकते हैं कि P and Q belongs to integer and P and Q there is no any other factor other than 1। आप लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ को जैसे लिखना है लिखो, क्योंकि को प्राइम का मतलब है तो इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है सर, देखो समझना अच्छे तरीके से। अब क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहां से हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। थोड़ा मेरा ना क्या कहते हैं उसको, ठीक है। अब स्क्वायर करो, कि जैसे ही आप दोनों को साइड स्क्वायर करेंगे बाबू, तो बोलेंगे सर जब जैसे आपने स्क्वायर किया तो ये हो गया क्या? ये हो गया रूट 2 खत्म हो गया, और ये हो गया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? कि सर आपने जैसे स्क्वायर किया तो ये चीज आ गया, और ये चीज आने के बाद अब जरा समझो, देखो तो अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? बोलेंगे सर ये आ जाएगा 2q स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक, अब हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, यहां पे लिखा था हमने कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर
देन p डिवाइड्स a। तो यहां देखो, यहां पे एक प्राइम नंबर है p, दिख रहा है ना, तो ये क्या कह रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर, इक्वल टू का मतलब ये कट सकता है, ठीक है ना। तो अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है p स्क्वायर को a स्क्वायर को, यहां p की जगह पे a भी ले लेके आ, या छोड़ दो, 2 डिवाइड्स यहां लिखेंगे क्या, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स p, ये हम लोग लिख लिए। कहां से लिखे, जो थ्योरम अभी हमने पढ़ा था उसके बेस पे ये हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया। इसके बाद क्या सर, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1, किसको, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अब आगे क्या काम है सर, कि आगे का काम है, चलिए आगे करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि सर हम लोग p को ना, इस p को आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेते हैं 2c। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, लेट p बराबर 2c, यहां पे वही चीज मानना है जो यहां होगा। यहां पे जब आप √2 सॉल्व कर रहे हैं तो 2 आएगा, 3 सॉल्व कर रहे हैं तो 3 आएगा, 4 5 सॉल्व कर रहे हैं तो 5 आएगा। तो जितना यहां लिखा हुआ रहेगा वही उतना मान लेना। लेट्स से p इक्वल टू 2c स्क्वायर एंड, तो हम लोग यहां का पुटिंग दिस वैल्यू, इन इक्वेशन 1 में पुट करो। 1 कौन सा, ये वाला सर, 2q स्क्वायर इक्वल टू, यहां p स्क्वायर के जगह पे क्या पुट करेंगे, बोलेंगे सर 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। प्रूफ यहां तक हो गया, प्रूफ तो नहीं हुआ अभी, मतलब यहां तक हो गया। उसके बाद क्या करना है सर, इसको सॉल्व कीजिए कि सर ये हो गया 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, यहां से ये 2 से ये 2 कट गया सर, तो यह q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहां से देखो, कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब देखिए 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, यहां क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स q, यहां तक में कोई दिक्कत। अभी जो काम हमने यहां किया है सेम काम हम यहां करने वाले हैं, कर रहे हैं, 2 डिवाइड्स q, यहां तक कोई दिक्कत। अब सर अभी आपने जो कहा था कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, p और q क्या है, को प्राइम नंबर है। तो जब p और q को प्राइम नंबर है तो उसका कोई भी फैक्टर तो नहीं होना चाहिए था। आप तो को प्राइम के बारे में यही पढ़ा है, लेकिन यहां पे फैक्टर तो दिख रहा है, कि क्या दिख रहा है, कि p को भी 2 काट रहा है और q को भी 2 काट रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक लाइन, क्या, कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p and q. This means both are not co-primes, and this is wrong, and our assumption is wrong, and मतलब लैंग्वेज तो कुछ भी लिखा जा सकता है, अपने अनुसार जो भी लिख लीजिए, एंड our assumption that √2 is rational is wrong. Hence क्या, hence √2 is an irrational number. देख लो बाबू, देखो अच्छे से। तो आपने देखा ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। अगर आप केवल एक क्वेश्चन बना लेते हैं और इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप
√2, √3, √5, √7, √11 सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आया? अभी हम लोग समझने के लिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आप इसको देखो अच्छे तरीके से, आप इसको देखो और रूट क्या करो। अब हम पूरा लिखेंगे फिर से। हम चाहेंगे, देखो अब आपको सॉल्व करना है √3। चलिए कि सॉल्व कीजिए कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ √3, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ √3। आप सॉल्व करो, मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? देखो पहले आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। मेरे लिए बहुत इजी है। कैसे? मैं क्या करूंगा कि जहां जहां, ये तो हो चुका है पूरा, जहां जहां 2 है वहां वहां मैं 3 लिखूंगा। जहां जहां 2 है, मेरे लिए बहुत इजी है, मेरे लिए बहुत ज्यादा ही इजी है। यहां पे मैंने 3 किया, ठीक है, यहां भी मैंने 3 किया, यहां भी मैंने 3 किया, ठीक, यहां पे भी मैंने 3 किया, यहां पे भी मैंने 3 किया, यहां पे भी मैंने 3 किया। ये हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3, लेकिन कट के फिर 2 ही आना है, ठीक है। 3 3 जा 9, यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लो बन गया। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिर से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करता हूँ, पूरा का पूरा, ठीक। चलिए, ताकि आप, मेरा मेन मकसद है कि आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और उसको बनाने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको एक बार में नहीं समझ में आए, आप उसको फिर से बनाइए, फिर से पढ़िए, फिर से समझिए। आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए? समझना, जो कि हम आपको समझाते हैं। चलिए कि सर अब आप हमको बताइए कि प्रूफ कीजिए कि √3 क्या है। कि सर √3 एक इरेशनल नंबर है, ऐसा मुझे सॉल्व करके बताइए। √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। कि सर जैसा आपने अभी बताया उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को कहना क्या होगा कि लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। हमको कहना होगा √3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो √3 बराबर p/q। चलो अब मैं a/b लेके बनाते हैं, ठीक। a/b, जहां पे a एंड b आर को प्राइम एंड a and b belongs to I। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक लिख लिया हम लोग, ठीक है सर। अब हम क्या करने वाले हैं? देखो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही हम लोग लिखेंगे यहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जैसे हमने स्क्वायर किया बेटा इसको, जैसे ही हमने इसको स्क्वायर किया तो हम लोग कहेंगे कि सर स्क्वायर करने के बाद ये आ गया 3 इक्वल टू a²/b²। बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। क्या अब हम लोग इसको लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 3b²। हम तो दिखाई नहीं दे रहे, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यहां दिखना चाहिए। उसके बाद a²। और सर आपने एक चीज बताया था थोड़ा देर पहले, वो क्या? अच्छा पहले मेरी बात को समझो कि अगर यहाँ पे ये 3b² है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? बोलेंगे हाँ सर 3 से डिवाइड होगा। मेरी बात को समझना जो हम बोल रहे हैं कि अगर ये 3b² लिखा हुआ तो ये 3 से डिवाइड होगा? बोले एकदम डिवाइड होगा सर, एकदम डिवाइड कट जा रहा है। तो बेटा अगर ये 3b, जैसे पिछले क्वेश्चन में ये चीज नहीं समझाए थे, इसलिए समझना अच्छे से कि अगर 3b² है, अगर ये 3b² है और मैंने यहाँ पे a² लिखा है, इसका क्या मतलब है कि अगर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होगा मतलब ये भी नंबर 3 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ रहा है ना? कि अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है
तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन कि क्या हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग ये लिख रहे हैं कि सर ये जो 3 है ना, ये 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स ए। ये कहां से है सर कि ऐसा हमने अभी आप हमको एक स्टेटमेंट बताए थे और कहे थे कि इस स्टेटमेंट को आप रट लो। ये स्टेटमेंट प्रूफ भी दिया हुआ है बुक में आपके, लेकिन प्रूफ हम लोगों को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसको रट लीजिए, सिंपल सा रट लीजिए, कोई फायदा ही नहीं है। मैं आपको प्रूफ बता भी दूं अगर ये कहां से कैसे कैसे है, या फिर चलो लास्ट में बता भी देंगे, लेकिन उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए अब क्या करते हैं कि सर यहां पे अब एक काम करिए, एक तो हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे जो ए स्क्वायर है ना सर, ये वाला, इस ए स्क्वायर को हम लोग कुछ चीज मानते हैं, क्या कि लेट ए बराबर 2c, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। लेट ए बराबर 2c, इसका क्या यूज है, और यहां पे लिख भी देते हैं क्या कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 मेरा कहां है, तो बोलेंगे सर ये रहा मेरा इक्वेशन। ठीक, समझ में आया। अब अगर यहां पे हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कैसे बात करेंगे कि सर यहां पे चलो, अब क्या बात करेंगे कि चलो हम लोग इक्वेशन 1 में इस चीज को पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे कि सर ये 3b² आप लिखे हैं पहले से, ठीक। अब जहां पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग 2c पुट कर रहे हैं। 2c इसका क्या होल स्क्वायर, 2c का नहीं दिखाई दे रहा है क्या, ये हो गया 3b², और हम लोग यहां पे 2c का, सॉरी गलत हो गया, यहां पे 2c नहीं, यहां पे 2c नहीं, जो यहां होगा वही पुट करना है। यहां जो 3 तो 3c, ताकि कट सके ना वैल्यू, मेरा कटने जैसा मानना है, तो यहां पे 3c का होल स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर। अब सेम काम क्या, 3b² इक्वल टू कितना 9c², और फिर ये 3 से 3 कट गया 3, तो ये हो गया b² इक्वल टू 3c²। यहां देखो 3c²। अब इसमें क्या दिक्कत है, फिर से वही चीज कि ये जो 3 है, ये जो 3 है वो 3c² को डिवाइड करेगा, बोलेंगे हाँ सर। तो अगर 3c² को डिवाइड करेगा, इसका मतलब है कि b² को भी डिवाइड करेगा, बोलेंगे करेगा सर। तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, बोलो कि 3 डिवाइड्स b², देयरफॉर 3 डिवाइड्स किसको, b को। कि सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, 3 डिवाइड्स b को। अब चूंकि यहां पे एक चीज है कि हमने माना था सर को प्राइम, लेकिन यहां तो को प्राइम नहीं है। यहां क्या है कि यहां लिखते हैं कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A and B, A and B. This is wrong. This is wrong. और फिर से वही पूरा स्टेटमेंट जो अभी लिखे थे कि अगर 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A and B, जो कि गलत है, क्योंकि हमने जो माना है, वो क्या माना है, वो माना है को प्राइम। तो हम लिखेंगे कि दिस इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A and B, which is wrong, या दिस इज wrong, and hence our assumption is wrong, जो हमने माना है वो भी wrong हो गया, and hence
√3 इज एन इरेशनल, मान लिए, हो गया, कहानी खत्म। बात समझ में आया बेटा? आप इसको देखो, समझो, ठीक है। चले आगे बढ़े। अब आपको समझाने के लिए क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाओ। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आप अच्छे से नहीं बनाओगे बेटा तो 3 नंबर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब चलो फिर से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, सर आप √7 प्रूफ कीजिए। क्या कि √7 इज एन इरेशनल नंबर, उसको प्रूफ कीजिए। उसको आप प्रूफ करके बताइए कि √7 आपका क्या है, कि एक इरेशनल नंबर है, उसको आप सॉल्व करिए। सेम मेथड, सेम चीज, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको, आपके सामने क्वेश्चन है, मतलब मैंने बोल ही दिया है, आप उसको प्रूफ करो। प्रूफ करो कि √7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं, आप उसको प्रूफ कीजिए। हम आपके वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए वीडियो को और बनाने की कोशिश कीजिए। हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, देखो मुझे एक क्वेश्चन बना के ना आगे बढ़ जाना था, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं तीनों बना दूं, लेकिन हाँ उसके बाद नहीं बनाऊंगा, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को ले लेकर खुद से सॉल्व करेंगे। कैसे सर? चलिए देखा जाए कि सर आप क्या कीजिए ना, कि जैसा आपके अभी आपको बताया, आप अब देखो, अब लिखे वखेंगे नहीं उतना, ठीक है। अब बोलेंगे सर √7 को ना हम लोग क्या मान लेते हैं, p/q। चलिए √7 को हम लोग क्या मान लिए, p/q, जहां p और q क्या है, बिलोंग्स टू, पूरा लिखना तो हम लोग इंटीजर एंड बोथ आर एंड को प्राइम, चलो हम शॉर्ट में लिखेंगे को प्राइम, ठीक, पूरा का पूरा। अब क्या करना होता है कि सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तुम लोग को है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं सर, तो ये आ जाता है 7 और ये आ जाता है p² q²। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7q² इक्वल टू p²। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट याद करिए आप, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि इफ 7 डिवाइड्स q², ये पूरा का पूरा 7 तो डिवाइड करेगा, अगर 7 इसको डिवाइड करेगा 7 इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं क्या क्या कि p², सॉरी गलत लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 7 डिवाइड्स p²। अगर 7 डिवाइड्स p², इसका क्या मतलब है, देयरफॉर 7 डिवाइड्स किसको, p को भी, 7 डिवाइड pq भी। अब यहां तक तो सर आपको बहुत अच्छे से आप लोग अब रट लिए हैं, अब आप लोग यहां तक तो बहुत अच्छे से बना रहे होंगे। दूसरा मैंने क्या कहा था कि जैसे यहां लिखो वैसे ही इसको क्या करो, इक्वेशन 1, जैसे ही इक्वेशन 1 मानो, और यहां पे जो वैल्यू है उसको कुछ अलग मानो, क्या कि लेट p बराबर 7c। मैंने आपको कहा था कि जो वैल्यू यहां होगा वही सेम वैल्यू को यहां से मानना है। सर यहां तक तो बहुत अच्छी बात है, आगे बताइए अब। और अब फिर एक लाइन क्या लिखना है कि पुट जो लिखना, लिखो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो 1 मेरा क्या है कि सर 1 जो मेरा है वो है 7q² इक्वल टू p²। तो p² की जगह पे हमको क्या रखना है, बोले सर 7 का c² रखना है, 7 का c²। बहुत बढ़िया बात है सर। अब आगे ये हो गया 7q² और ये हो गया 49c², ये कट गया, क्या आया, बोलेंगे q² इक्वल टू 7c²। और फिर सेम काम बेटा, जब 7 इसको डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा, इसका क्या मतलब हुआ कि 7 डिवाइड्स
क्यू स्क्वायर मतलब 7 डिवाइड किसको, क्यू को भी, 7 डिवाइड क्यू को भी। अब यहां से आपको बनाना है और क्या करना है, यहां लिखना है क्या कि 7 इज अ कॉमन फैक्टर, 7 इज a common factor of P and Q, which is wrong, and our assumption is wrong, and our assumption is also, and our assumption is also wrong, and hence root 7 is an irrational number। देखो लैंग्वेज 3 बार बनाए, तीनों बार लैंग्वेज अलग अलग, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज कुछ भी लिखा जा सकता है, बस उससे रिलेटेड होना चाहिए, मैथ तो लैंग्वेज पे है नहीं। तो ये हमने आपको √2, √3, √7 को सॉल्व करने के बारे में बात किया। ठीक, आप घर में √11 को भी सॉल्व करके देखो, ठीक है, √13 को भी सॉल्व करके देखो, सिंपल सी बात है। और इसके बेल पे हमको क्या आया कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है और वो रूट के अंदर है, मतलब वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहां तक मुझे ऐसा उम्मीद है, ये सारे क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वी बी 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 पता नहीं कितना बार आई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, या फिर क्या करें, यही तक हमने देखा। आज आप ऐसा करो ना कि इन क्वेश्चनों को रिवाइज करो पहले घर में बैठ के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, मैं आपको 3 नंबर पढ़ा रहा हूं, आप ऐसा करो कि इन क्वेश्चनों को पहले रिवाइज करो अच्छे तरीके से। कल हम क्या करते हैं, अब बाकी जिस तरीके को जो क्वेश्चन बचते हैं, आप जिस भी तरीके के क्वेश्चन बचते हैं, कल आपको मैं पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही खत्म कर दूंगा। कल मुझे 1.5 घंटा का भी क्लास लेना पड़े तो मैं लेकर आपको पूरा का पूरा खत्म ही कर दूंगा। तो आज आप क्या करें, आप आज इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करें, बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि ये लैंग्वेज एक दो बार आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको कोचिंग नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको जरिया बता रहा हूं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। आई विल नॉट गिव यू मच मोर प्रेशर, मैं प्रेशर भी नहीं दे रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं केवल आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आप मैथ में कम से कम 70 प्लस तो ले आएंगे। 70 प्लस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको 80 में 80 चाहिए होगा तो यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा मेहनत, आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। कि भाई जो दिन रात पढ़ रहा है उसको अलग से अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT वटेवर पता नहीं क्या क्या, तो भाई उसको तो आएगा ही नंबर। आप केवल मेरे नोट्स के भरोसे रहेंगे तो दिक्कत भी तो है ना। हाँ, मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, इसकी मैं फुल्ली गारंटी लेता हूँ, फुल गारंटी। और आ जाए तो ऐसे कमेंट में आना, गाली गलौज करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं कि आप जो बोले थे गलत बोले थे, आया है क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट देखो, नंबर्स घुमा फिरा के आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदला जा सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आगे बढ़ता चलूँ, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन चीज़ों को रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।